वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले महीने या सालों तक न्यूज में रहने वाला है। यस, बिहार कास्ट सर्वे, जाति आधारित गणना। क्या ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी का मास्टर स्ट्रोक है? लेट अस डिस्कस इन डिटेल। ना, बेसिकली न्यूज में क्यों आया? नेक्स्ट, कास्ट सर्वे होता क्या है? क्यों करना पड़ा? इसकी जर्नी क्या रही है? इसके पहले भी कभी हुआ था क्या? रोहिणी पैनल सब कैटेगराइजेशन के बारे में क्या है? क्या नेशनल लेवल पे कास्ट सर्वे होना चाहिए? मंडल केस क्या था? सुप्रीम कोर्ट का रोल आगे जाके क्या होगा? एंड एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कास्ट सर्वे रिलीज किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह सर्वे कहा गया है, इसे सेंसस नहीं कहा है। देन यू में से कि सर हमने तो सेंसस पढ़ा था। सेंसस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंसस आज तक 1951 से 2011 तक हुआ है। 2021 का सेंसस नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड। में भी आने वाले पीरियड में वो हो जाएगा। नाउ सेंसस में लिसन केयरफुली, जनगणना जिसे हम सेंसस कहते हैं, उसमें एससी एसटी इनके बारे में तो डेटा पब्लिश होता है, बट बाकी कास्ट के बारे में नहीं होता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एससी एसटी का सेंसस में डेटा रिलीज होता है लेकिन बाकी कास्ट के बारे में नहीं होता। एंड दैट्स द रीजन ये बहुत रिलेवेंट है। तो क्या इससे पहले भारत में कभी सेंसस हुआ था कास्ट के आधार पे? यस। लास्ट जो डेटा हमारे पास है वो है 1931 का डेटा, जो कास्ट के आधार पे हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट डेटा कब का है? 1931, जब ओबीसी 52% होंगे ऐसा कहा था। मतलब 1931 के बाद कोई डेटा नहीं है। जो डेटा है वो अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी या अपने अपने लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीतीश कुमार जी ने यह खुद डिसीजन लिया क्या? नहीं, उन्होंने खुद कहा कि ये लेजिस्लेचर में डिमांड रखी थी और थ्रू कंसेंसस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू कंसेंसस मतलब सहमति से सारी पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड किया कि कास्ट सर्वे होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेंसस से हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या से इसमें सिर्फ जाति के ही बारे में सर्वे किया है? नहीं, यहाँ पे कास्ट के साथ साथ इकोनॉमिक के बारे में, स्टेटस के बारे में भी चर्चा की गई है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसका फायदा क्या होगा? सरकार का कहना है इसका बहुत फायदा होगा टू प्लान द पॉलिसीज, डेवलपमेंट करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, लोगों का टारगेटेड डेवलपमेंट करने के लिए, पॉलिसी अच्छा बनाने के लिए ये डेटा बहुत रिलेवेंट होगा। सो लेट अस गो अहेड, आगे चलते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर नीतीश कुमार जी से पहले किसी ने कोशिश की थी क्या बिहार में ये? यस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के सीएम रहे थे 2 बार, उन्होंने ये पहली कोशिश की थी। सो पहला क्रेडिट जाता है कर्पूरी ठाकुर, जिनको बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ ईबीसी को पायोनियर किया था। ही वाज द फर्स्ट टू अनाउंस कोटा विद इन कोटा and marking 12% for EBC and 8% for OBC। मतलब कोटा विद इन कोटा, पहला क्रेडिट किसे जाएगा? कर्पूरी ठाकुर, बिहार में ही। देन आए उनके बाद लालू प्रसाद यादव 1995 के बाद, उनका भी काफी अच्छा अपील रहा ईबीसी के। और 2005 में आ गए पावर में नीतीश कुमार। ये है अपनी जर्नी, अर्लियर जर्नी इन बिहार रिगार्डिंग ईबीसी। नेक्स्ट सर, डिमांड फॉर कास्ट सेंसस क्या सिर्फ बिहार में ही चल रहा था? नहीं, जब भी सेंसस होता था, सेंसस से पहले ये डिमांड की जाती थी कि कास्ट के आधार पे कास्ट का भी एक कॉलम होना चाहिए और कितने कास्ट के कितने लोग हैं ये पता होना जरूरी है। ये डिमांड हमेशा ओबीसी या बाकी लोगों के थ्रू की जाती थी, बट कहा जाता है अपोजिट कौन करता था इसे? तो अपर कास्ट लोग इसे अपोज करते थे। एक सेक्शन, नॉट ऑल, एक सेक्शन फ्रॉम द अपर कास्ट ये आइडिया को अपोज करता था। नेक्स्ट, तो बिहार का सर्वे कितने फेजेस में हुआ? अगर ये एग्जाम में आता है, बिहार का सर्वे हुआ 2 फेजेस में। पहला फेज में क्या किया उन्होंने? पहला फेज जनवरी 7 से जनवरी 21 को हुआ, जिसमें हाउस होल्ड को काउंट किया गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले इसमें क्या किया आपने? हाउस होल्ड मतलब नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं बिहार में, उसे काउंट किया। सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ अप्रैल 15 में। वहां पे कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेक किया गया या डेटा कलेक्ट किया।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिहार कास्ट सर्वे कितने स्टेजेस में हुआ? 2 स्टेजेस में। पहला स्टेज में क्या किया आपने? पहला स्टेज में नंबर ऑफ हाउस होल्ड काउंट किया, और दूसरा स्टेज में आपने क्या किया? आपने कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेक किए या डेटा कलेक्ट किया। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सब बीच में ये जुडिशरी कैसे आ गई? आ गए भाई। क्यों? बिकॉज जैसे ही सरकार ने अनाउंस किया कि ये सेंसस करने वाले या सर्वे करने वाले, इसको अपोजिशन करने वाले भी थे। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये फ्रिक्शन हो गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, उनका कहना था कि सेंसस, मैं फिर से कहता हूं, सेंसस एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस है एंड इट इज गवर्न बाय सेंसस एक्ट 1948। मतलब जनगणना एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस है जो गवर्न होती है सेंसस एक्ट 1948 से। एंड सेंसस कंडक्ट करने के लिए सबसे अच्छी बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो सकती है, बाकी कोई नहीं। इसके पीछे और एक कारण उन्होंने दिया था जो सही है, क्या? कि सेंसस जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ सेंसस फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट अंडर एंट्री नंबर 69 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सेंसस सब्जेक्ट किसके लिस्ट में है? यूनियन लिस्ट। प्लीज लिसन, 3 लिस्ट है अपने यहाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार या काम करने का अधिकार किसका होगा? सेंटर का। स्टेट में स्टेट का, और कंकरेंट में दोनों का। तो सेंटर का क्या कहना है कि भाई ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली लॉ मेकिंग का प्रोसेस या काम करने का अधिकार किसका? ये सेंटर का है। देन कम्स द नेक्स्ट, कि स्टेट का क्या कहना था? लिसन, स्टेट का कहना था कि भाई आप सेंसस कर रहे हैं या सर्वे? तो स्टेट ने कहा कि सर ये सर्वे है, हम सेंसस नहीं कहेंगे इसे। तो सर्वे में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज, सर्वे अलग होता है, सेंसस अलग होता है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो सारे क्वेश्चंस और इसके आंसर्स याद रखो। तो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं या जो पब्लिश हुआ है, ये बिहार कास्ट सर्वे है, ना कि बिहार कास्ट सेंसस। आई होप क्लियर हुआ है। पटना हाई कोर्ट में इसका इनिशियली स्टे लाने की कोशिश हो गई थी, लेकिन बाद में वो स्टे नहीं रहा और सर्वे अलाउ किया गया। सेम सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्टे नहीं किया और फाइनली ये डेटा पब्लिश हो चुका है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर सर्वे में है क्या? जैसे मैंने कहा था कि सर्वे 2 स्टेजेस में किया था। पहला स्टेज में हाउस होल्ड, दूसरा स्टेज में कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला बड़ा मिथ, अगर आप देखेंगे, मिथ मैं कह रहा हूं, जो नॉर्मली हम सुनते हैं, क्या? कि हिंदू का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है या मुस्लिम का बहुत बढ़ रहा है। सेंसस क्लियरली दिखा रहा है कि हिंदूज का पॉपुलेशन अराउंड 82% है, बहुत ही स्लाइट डिक्लाइन है। कितना है हिंदूज का पॉपुलेशन? 82%। नॉट ओनली दैट, मुस्लिम का पॉपुलेशन है 17.7%, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, स्लाइट, एकदम स्लाइट, 0.7 वगैरह से। मतलब जो कहा जाता है कि मुस्लिम का पॉपुलेशन बहुत है, ऐसा तो ये दिखा नहीं रहा है क्लियरली। देन आते हैं आपके बाकी रिलीजन, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, जैना। तो रिलीजन का एंगल तो क्लियर हुआ, हिंदू पॉपुलेशन इज अराउंड 82%, मुस्लिम पॉपुलेशन इज अराउंड 17.7%। और बिहार का टोटल पॉपुलेशन है कितना? 13 करोड़। एक्यूरेट, इट इज 13 करोड़ 7,25,310, जो कि 2011 में कितना था? 10.4 CR। मतलब 13 करोड़ में से 82% कौन है? हिंदूज है, और 17% मुस्लिम्स है, और बाकी के और रिलीजन्स है। रिलीजन का एंगल तो क्लियर हो गया। एग्जाम में ये असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सर कास्ट के बारे में क्या है? यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा पब्लिश हुआ, यस आपको जो दिख रहा है ये फिगर सही है। ओबीसी का नंबर जो दिख रहा है, इट इज 63%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओबीसी का नंबर कितना है? 63%। शेड्यूल कास्ट 19 एंड शेड्यूल ट्राइब 1.68। यू में से कि शेड्यूल ट्राइब क्यों कम है? लिसन, पहले बिहार जब एक था तब शेड्यूल ट्राइब का भी पॉपुलेशन ज्यादा था, लेकिन झारखंड बनने की वजह से मेजॉरिटी शेड्यूल ट्राइब कहां पे है? अभी झारखंड में है, इसलिए ये नंबर थोड़ा आपको कम दिखता है। बट डोंट यू थिंक ओबीसी का पॉपुलेशन जो हम 1931 डेटा में कहते हैं 52% था नेशनल लेवल पे, नो डाउट, ये यहाँ पे ओबीसी का कितना दिखा रहा है? 63%।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल कैटेगरी का पॉपुलेशन कितना है? 15.52। प्लीज, इसमें भी 2% के आसपास मुस्लिम इंक्लूड है। मतलब क्या? अगर आप पॉलिटिकली इसे सोचोगे, पॉलिटिकली, तो ये बनते हैं 82% से भी ज्यादा। सो डोंट थिंक ये सर्वे का पॉलिटिकल गेन या लॉस बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले इलेक्शंस में। मतलब वोटर्स कौन रहेंगे? ओबीसी 63% और शेड्यूल कास्ट 19%। ये क्लियरली दिखा रहा है, क्लियरली दिखा रहा है। मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, वीकर सेक्शन से कितना दिखा रहा है? 82% प्लस, प्लस मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट, ओबीसी में भी अगर आप देखेंगे, एससी में भी और जनरल में भी। अब जनरल मैंने कहा कि 15%, उसमें 2% के आसपास मुस्लिम है। इसमें ब्राह्मण है अराउंड 3.65%। सो ब्राह्मण का नंबर कितना है? 3.65। राजपूत है अराउंड 3.5% के आसपास। देन है आपके भूमियार 2.86%। यह है जनरल कैटेगरी। ओबीसी में सबसे बड़ा कम्युनिटी है वो है यादव, जिसका पॉपुलेशन है अराउंड 14.26%। मतलब ओबीसी में सबसे पावरफुल कम्युनिटी कौन दिख रहा है पॉपुलर, पॉपुलेशन वाइज ज्यादा? वो है यादव। कितना है? 14.26। कुशवाहा 4.21। देन कम्स द क्वेश्चन, सर ये ईबीसी क्या है? आपने ओबीसी का 63 कहा था, ये ईबीसी क्या है? लिसन, इस सर्वे में एक बात की है क्या, जो ओबीसी हमने कहा 63% है, उसको सर्वे में डिवाइड किया है। कैसे? बैकवर्ड क्लास जो 27% है, एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो 36% है। मैं कह रहा हूं बैकवर्ड क्लास कितने हैं? 27%, और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास 36%। ये नंबर और ये उनका मैप इंडियन एक्सप्रेस में जो आया हुआ था। देन कम्स द क्वेश्चन कि सर क्या ऐसा डिवीजन करना जरूरी है? यस। क्यों? एक सिंपल सी बात मानो कि अगर सपोज 10 लोग हैं और 10 लोगों में, प्लीज लिव, 10 लोगों में 8 लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, 2 जनरल कैटेगरी के हैं ऐसे मान लेते हैं। बट 8 में भी हमने अगर डेटा देखा तो कंटिन्यूअसली 3 लोगों को या कम्युनिटी को ही फायदा हो रहा है, 5 लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, वो बैकवर्ड ही रह रहे हैं। सो डोंट थिंक उनके बारे में भी हमें कुछ अच्छा करना चाहिए? उन्हें भी तो मेन फ्लो में आना जरूरी है। प्लीज, इनइक्वालिटी कहीं पे भी रहेगा तो उससे दिक्कतें आती है। सो इनइक्वालिटी जितनी हो सके हमें कम से कम करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड सोर्सेज शुड बी रिड्यूस, मतलब इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। तो यहां पे भी डिफरेंशिएशन करना क्या सही है? क्या सही है? इसमें कुछ गलत नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये जो दिखा रहा है 36% और ये दिखा रहा है 27%, तो आगे जाके इसमें क्या हो सकता है? सो डोंट थिंक अब अगर सरकार को पॉलिसी बनानी है, इफेक्टिव पॉलिसी, पॉजिटिवली अगर इसे यूज करना है, तो डोंट थिंक इसका सर्वे का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूं कि गैस अगर हमें 1000 रुपीज के लिए मिलता है, गैस हमें 1000 रुपीज के लिए मिलता है, बट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेंगे, सोशली बैकवर्ड रहेंगे, क्या उन्हें हम 300 रुपीज में नहीं दे सकते? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल है प्लीज। क्यों? बिकॉज उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली उन्हें सब्सिडी देना, अनुदान देना जरूरी है। गैस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अदर पॉलिसीज भी हो सकती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड हो। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या ये सर्वे बिहार तक ही लिमिट रहेगा? नहीं, इसके पहले भी सर्वे हो चुका है राजस्थान, कर्नाटका, बट वो सरकार ने आज तक ये आंकड़े डिक्लेयर नहीं किए। कहा जाता है कि कर्नाटका में लिंगायत का नंबर ज्यादा है और ओकालिगा, ये जो पावरफुल कम्युनिटी है, लेकिन इनका कहना है कि सर्वे के आंकड़े जो दिखा रहे हैं उससे हमारे आंकड़े शायद ज्यादा हो सकते हैं। सो डोंट थिंक आगे चल के बाकी स्टेट में भी ये डिमांड हो सकती है कि कास्ट के बेस्ड सर्वे होने चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अपोजिशन का क्या कहना है? ये हो गया एक साइड। अपोजिशन का क्या कहना है? अपोजिशन का कहना है कि आप ही ने कहा कि सर्वे आपने कंडक्ट किया तो आपने कास्ट भी किया था, आपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी चेक किया था, तो आपने कास्ट का डेटा तो दिखाया, रिलीजन का भी दिखाया, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक स्टेटस? और जो मैंने एग्जांपल दिए अभी वो इकोनॉमिक के थे, और जब तक आपको इकोनॉमिक स्टेटस पता नहीं है आप कैसे काम करोगे?
मतलब इकोनॉमिक स्टेटस वाला डेटा भी आपको रिलीज करना होगा। ऑब्वियसली इसको सरकार ने आंसर दिया है, यस कमिंग डेज में हम इसे भी रिलीज करेंगे। मतलब ये मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया, यस। दूसरा अपोजिशन का कहना है, अपोजिशन डज नॉट मीन एनी पॉलिटिकल पार्टी, दोस हु अपोज द सर्वे, उनका कहना है कि क्या इससे रियल पिक्चर क्लियर होगा इकोनॉमिक का? क्योंकि क्या आपने इकोनॉमिक सर्वे लेते समय लोगों से कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे? सो इन दैट केस कैसे जस्ट लोगों ने ओरली कहा, क्या उस डेटा के ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं? ये भी तो हो सकता है लोगों ने इनकम कम बताया होगा या ज्यादा बताया होगा, तो ये भी एक सवाल रेस किया गया है। तीसरा उनका कहना है कि उसमें इरेगुलरिटी भी हो सकती है कलेक्शन ऑफ डेटा में, दो इसके कोई एग्जांपल मैंने तो अभी तक देखी नहीं है, अगर आपको दिखे तो आप पोस्ट कर सकते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इनका कहना है कि ऐसे सर्वे से सोसाइटी में डिवीजन होती है, हिंदूज में डिवीजन हो सकती है, सोसाइटी में कास्ट के आधार पर डिवीजन होती है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट रजिस्टरिंग कैटेगरीज, कैटेगरीज ठीक है, बट भाई कास्ट को रजिस्टर करना गलत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी हो। हमारे लीडर्स भी चाहते थे, लीडर्स मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लीडर्स भी तो चाहते थे कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, सोशल हार्मोनी होना चाहिए। तो ऐसे अगर सर्वे करेंगे तो इसे थोड़ा धक्का लग सकता है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? आप भी इसके बारे में सोचो। बट इसमें मेरा पहला सवाल आपको है कि ये डिवीजन क्रिएट ही किसने किया है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और डिवीजन ना क्रिएट हो या सोशल हार्मोनी के नाम पे क्या हमें वीकर या गरीब को गरीब ही रखना चाहिए, ये भी आप सोच के फिर आंसर लिखना। क्योंकि डिवीजन इन द सोसाइटी, प्लीज एक बात तो रियलिटी आपको माननी होगी कि कास्ट तो हम सभी जानते हैं। इसलिए जब ये मैटर कोर्ट में भी गया था कि कास्ट किसी की पूछना मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, तब कोर्ट ने भी कहा था ऐसा कुछ नहीं है। रादर इसी का फायदा, इसी सर्वे का फायदा इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए हो सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या करेंगे? पहला कंक्लूजन जो मुझे लगता है, आप भी इसके बारे में सोचो, क्या नीतीश लालू जो पुराने दोस्त अभी फिर से एक आए, क्या इनका ये मास्टर स्ट्रोक है? दोनों भी मंडल पॉलिटिक्स में काफी चैंपियन रह चुके हैं, दोनों भी मास लीडर रह चुके हैं, एंड दोनों ने ईबीसी का पॉलिटिक्स में काफी अच्छा उनका साउंड काम भी है। देन कम्स द क्वेश्चन, क्या इनका ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या नीतीश कुमार को नेशनल लेवल में पॉलिटिक्स में से फायदा होगा, नॉट ओनली स्टेट, नेशनल लेवल में भी? एंड डोंट थिंक ये सर्वे ने एक बात तो क्लियर दिखाई, अब ठीक तरह से देखो कि ओबीसी कोटा, ओबीसी पॉपुलेशन दिखा रहा है, प्लीज बोर्ड के तरफ देखो, ओबीसी पॉपुलेशन दिखा रहा है 63% और उन्हें हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 27%। सो डोंट यू थिंक देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ओबीसी से ये डिमांड आ जाए कि हमारा रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए हमें और रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि नंबर अगर जितनी आबादी उतना 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 हक हमें मिलना चाहिए। ये डिमांड भी तो आगे आ सकती है और ये डिमांड हमने सुनी भी है। अब मुझे और एक बात आपसे शेयर करनी है, शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट का तो 50% का सीलिंग है इंदिरा सोनी केस में 1992 में कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो मुझे आपको एक बात पूछनी है, 50% के ऊपर अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो ईडब्ल्यूएस जो 10% दिया है तभी तो 50% क्रॉस हो चुका है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी, प्लीज मैं फिर से रिपीट करता हूं, जनरल कैटेगरी को जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है, तब आरक्षण की मर्यादा ऑलरेडी 50% क्रॉस हो चुकी है और इसे कोर्ट ने वैलिड भी कहा है। तो सवाल उठता है कि अगर जनरल कैटेगरी के लोग, लिसन केयरफुली, जनरल कैटेगरी के लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, 15% है उन्हें रिजर्वेशन है 10%, तो ओबीसी अगर 63% है तो उन्हें कितना मिलना चाहिए? प्लीज ये सवाल आगे उठने वाले हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग 15% के आसपास है, दो ये स्टेट लेवल का आंकड़ा है, नेशनल लेवल का आंकड़ा अलग आ सकता है। तो 15% है तो उन्हें 10%, तो ओबीसी अगर 63% है तो उन्हें 27% को, उन्हें भी तो 40-45% मिलना चाहिए। ये डिमांड शायद आपको आगे दिख सकती है। इतना ही नहीं,
अब 50% सीलिंग की बात अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडब्ल्यूएस केस में उसे वैलिड कहा है। तो एक केस में अगर ईडब्ल्यूएस में अगर वो अलाउ किया है तो इसमें भी ये हो सकता है कि ओबीसी और बाकी लोग डिमांड कर सकते हैं कि हमें ज्यादा रिजर्वेशन चाहिए, तो ये डिमांड आगे आ सकती है। तीसरा, बिहार के वजह से डोंट यू थिंक बाकी स्टेट्स को भी अभी ये डिमांड बढ़ेगी कि कास्ट बेस्ड सर्वे हो जाए। महाराष्ट्र में भी अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, कुछ लीडर्स ने कहा है कि कास्ट बेस्ड सर्वे होने चाहिए, तो शायद सिमिलर एक्सरसाइज अलग अलग स्टेट्स में भी शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, जो सीलिंग इंपोज किया गया था उसके पीछे कारण दिया गया था कि इफिशिएंसी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। बट डोंट यू थिंक कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई ग्रेटर द पॉपुलेशन ग्रेटर द राइट, मतलब क्या, जितनी आबादी उतना हक। ये भी आगे चल के आपको सुनने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज कुछ लोगों ने यहां तक ट्वीट किया है कि सेंट्रल लेवल पे 90 सेक्रेटरीज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 90 सेक्रेटरीज है, बट इसमें ओबीसी कम्युनिटी के है सिर्फ 3। मैं फिर से बता रहा हूं, ये डेटा है, प्लीज, फैक्ट्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। ये डेटा ट्वीट किया है लीडर्स ने कुछ। उनका कहना है कि सेंट्रल लेवल पे अगर 90 सेक्रेटरीज है तो उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी है, जबकि देश की पॉपुलेशन या स्टेट का एक सर्वे दिखाता है 63% है। शायद देश की अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, बट इतनी भी तो अलग नहीं हो सकती। मतलब क्या, इतने में सिर्फ इतने ही लोग एक कम्युनिटी से? तो ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है। इतना ही नहीं, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही रोहिणी पैनल अपॉइंट किया था, किसके लिए? फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। मतलब क्या, डोंट थिंक, जैसे कि अभी हमने देखा कि ओबीसी 63% है, बट उसमें डिवीजन हमने किया ओबीसी एंड ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 36%। तो वैसे ही रोहिणी कमीशन ने भी एक बात कही थी, शॉर्ट में बताता हूं मैं। रोहिणी कमीशन के बारे में मैंने वीडियो किया है, उसका लिंक और वुमेन रिजर्वेशन वीडियो का लिंक नीचे पोस्ट कर देता हूं। रोहिणी कमीशन, एक ब्रीफ में बताता हूं, इन्होंने 2017 में काम स्टार्ट किया था, 13-14 एक्सटेंशन के बाद 2023 में रिपोर्ट आया, लेकिन अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। बट कुछ फाइंडिंग्स जो पता चली है न्यूज़पेपर से, वो क्या है कि ओबीसी के उन्होंने कहा कि 2600 से भी ज्यादा कास्ट उन्होंने नेशनल लेवल पे देखी। बट लिसन केयरफुली, इसमें से 1900 के आसपास कास्ट ऐसी है जिनका टोटल सर्विस में सिर्फ 2.68% ही प्रेजेंटेशन है, एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में। सो प्लीज याद रखो, अगर 2600 में से 1900 को रिप्रेजेंटेशन कितना है? सिर्फ 2.6%। और इसको भी और ब्रेकअप करोगे तो 900 ऐसे है जिनका 0% है। तो इसीलिए क्या ये जरूरत है, लिसन केयरफुली, क्या ये जरूरत है कि विद इन ओबीसी ऑल्सो देयर शुड बी सब कैटेगराइजेशन? फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग कैटेगराइजेशन करें और जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए ज्यादा बेनिफिट पास करना, क्या सही होगा एज अ वेलफेयर स्टेट? ये भी आगे जाके डिमांड हो सकती है ना। इतना ही नहीं, डोंट यू थिंक, एक बात और यहां क्लियर करता हूं कि भारत में जो हम आरक्षण की जब बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बच्चों को लगता है कि आरक्षण मीन्स ओनली पॉलिटिकल आरक्षण। प्लीज लिसन केयरफुली, आरक्षण की जो बात है वो सिर्फ पॉलिटिकल आरक्षण नहीं, पॉलिटिकल एज वेल एज एजुकेशन में भी आरक्षण है एंड एम्प्लॉयमेंट में भी आरक्षण है। मतलब आरक्षण कहां कहां पे है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन आर्टिकल 15, एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 और पॉलिटिकल आर्टिकल 330 से 334, जो हमने वो वीडियो मैंने पोस्ट किए, वो आप चेक कर सकते हैं। मतलब रिजर्वेशन की जब चर्चा करते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं, कास्ट सेंसस पहले कब हुआ था? इससे पहले 1931 में। 1941 में कोशिश हुई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो नहीं हुआ। 1952 में काका कालेकर कमीशन अपॉइंट किया था, बट उसका रिपोर्ट भी बाद में, उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। फिर मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया 27%। और आज बिहार ने कास्ट सर्वे पब्लिश किया है, सो ऑब्वियसली इसका भी आपको एक अच्छा बेनिफिट आगे दिख सकता है अगर आप अच्छे काम के लिए इसका यूटिलाइजेशन करोगे तो। अब आता है लास्ट मैटर, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे भी कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए?
मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या नेशनल लेवल पे कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए? जो डिमांड बहुत पॉलिटिकल पार्टीज की रही है, और अब ये डिमांड और बढ़ने की आशंका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बिहार सर्वे। बिहार की वजह से बाकी स्टेट में ये डिमांड आएगी, बाकी स्टेट की वजह से नेशनल लेवल पे डिमांड आएगी। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों, नहीं तो क्यों? प्लीज अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आंसर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।